यावत पकड़ा ऊपर से। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में पढ़ने चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर का अपन खरपतवारों के बारे में जो वर्गीकरण था वो पढ़ रहे थे, यानी नियंत्रण पढ़ रहे थे। कौन सा? रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था। सबसे पहले शाकनाशी जो रसायन होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था। शाकनाशी रसायन क्या होते हैं और यानी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक, अवर्णात्मक, इसके बारे में भी बता दिया था। अपन ने वर्णात्मक शाकनाशी के बारे में पढ़ लिया। क्या होते हैं वर्णात्मक शाकनाशी? यानी ये वे रसायन होते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधे को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और किसी फसल में किसी विशेष खरपतवार को नष्ट करने के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D का पूरा नाम मैंने बताया था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वर्णात्मक के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा अवर्णात्मक शाकनाशी। अवर्णात्मक शाकनाशी अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं? अवर्णात्मक का मतलब होता है किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा। दूसरा पढ़ेंगे अवर्णात्मक शाकनाशी। इन रसायनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ बंजर भूमि होती है, सड़क होते हैं, रेल मार्ग होते हैं, वहां इन रसायनों का किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखो इस विधि का प्रयोग सड़कों, रेल मार्गों, यानी इस विधि का प्रयोग सड़कों, रेल मार्गों, नहरों तथा औद्योगिक परिसरों में उगने वाले औद्योगिक परिसरों में उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। यानी अवर्णात्मक का मतलब ये होता है कि किसी जाति विशेष के पौधे को नष्ट नहीं करके सभी पौधों क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे डाइक्वाट, दूसरा होगा पैराक्वाट। डाइक्वाट और पैराक्वाट, इन रसायनों का जहां प्रयोग करेंगे वहां के सभी खरपतवार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये हो गया वर्णात्मक और अवर्णात्मक। अब दूसरा पढ़ेंगे मृदा सक्रिय व पत्र सक्रिय शाकनाशी।
मृदा सक्रिय व पत्र सक्रिय शाकनाशी। इनमें से पहला पढ़ेंगे मृदा सक्रिय। मृदा सक्रिय का मतलब ये होता है कि इन रसायनों का प्रयोग अपन कब करते हैं, जैसे फसल की बुआई करेंगे उससे पहले इन रसायनों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी नाम से पता चल रहा है मृदा सक्रिय, यानी ये कहाँ सक्रिय रहते हैं, मृदा के अंदर ये सक्रिय होके खरपतवारों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। लिखो, इनमें पहला लिख लो मृदा सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय शाकनाशी लिखो बेटा। इन रसायनों का प्रयोग, इन रसायनों का प्रयोग इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व, फसल की बुआई से पूर्व मृदा में मिलाकर करते हैं। फसल की बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व मृदा में मिलाकर करते हैं, मृदा में मिलाकर करते हैं। इनका प्रभाव 4 से 6 सप्ताह, यानी जैसे मिलाएंगे और मृदा के अंदर मिलाएंगे तो इनका प्रभाव कितने दिन तक रहता है, 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। इनका प्रभाव 4 से 6 सप्ताह तक, इनका प्रभाव 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 4 से 6 सप्ताह तक इनका प्रभाव रहता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, एट्राजिन, एलाक्लोर, उदाहरणों पर लिखना बेटा। जैसे उदाहरण लिख लो, एट्राजिन, जैसे एट्राजिन, जैसे एट्राजिन, जैसे एट्राजिन, एलाक्लोर, बेसालिन आदि। ये सारे खरपतवार क्या है, यानी एट्राजिन का है, एलाक्लोर का है, बेसालिन का है। इनकी फसल की बुआई से पूर्व कहाँ करते हैं इनका प्रयोग, मृदा के अंदर प्रयोग करते हैं। और इनका प्रभाव कितने दिन तक बना रहता है, 4 से 6 सप्ताह तक बना रहता है। और ताकि खरपतवार इससे क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, खरपतवार उगते नहीं है। अब पढ़ेंगे पत्र सक्रिय शाकनाशी। पत्र सक्रिय शाकनाशी, यानी इन रसायनों का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारी फसल बड़ी हो जाएगी, जब हमारे खरपतवार बड़े हो जाएंगे, तब जाके इन रसायनों का क्या करते हैं बेटा, वो प्रयोग करते हैं। क्योंकि इनका प्रभाव कहाँ होता है, पत्र सक्रिय का मतलब होता है पत्तों पर, यानी पत्तों पर इनका प्रभाव होता है। जैसे आपका 2,4-D है, आइसोप्रोटोयूरोन है, ग्लाइफोसेट है, ये सारे किसके खरपतवार है, पत्र सक्रिय शाकनाशी के खरपतवार। लिख लो, इन रसायनों का प्रयोग इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व, इन रसायनों का प्रयोग फसल एवं खरपतवारों पर, फसलों एवं खरपतवारों पर पर्णीय छिड़काव किया जाता है, पर्णीय छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी इन रसायनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो पत्ते होते हैं उनके छिड़काव किया जाता है। जैसे 2,4-D,
जैसे 2,4-D आइसो प्रोटोयूरोन, जैसे 2,4-D आइसो प्रोटोयूरोन और ग्लाइफोसेट, ये पढ़ लिया अपने मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाकनाशी। मृदा सक्रिय का मतलब ये होता है कि इन रसायनों का प्रयोग कब करते हैं, फसल की बुआई से पूर्व करते हैं। और पत्र सक्रिय शाकनाशी का अपन जैसे ही फसल बड़े खरपतवार बड़े हो जाते हैं, उनमें पत्ते निकल के आ जाते हैं, तब जाके रसायनों का अपन क्या कर देते हैं, बढ़िया छिड़काव कर देते हैं। जैसे उदाहरण बताया 2,4-D आइसोप्रोटोयूरोन, ग्लाइफोसेट, ये सारे किसके उदाहरण है, पत्र सक्रिय शाकनाशी के उदाहरण। अब पढ़ेंगे संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क एवं स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क का मतलब ये होता है कि संपर्क शाकनाशी वे होते हैं जब कोई भी अपन छिड़काव करेंगे और जो भी भाग उसके संपर्क में आएगा, किसके भाग में, छिड़काव करने, यदि अपन ने स्प्रे किया तो स्प्रे करते समय पत्ता उसके संपर्क में आ गया तो पत्ता नष्ट हो जाएगा। यदि जड़ उसके संपर्क में आ गई, जड़ हो जाएगी। जो भी भाग उसके कांटेक्ट में आएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तीसरा डालो संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन इसमें संपर्क शाकनाशी। क्या पढ़ेंगे, संपर्क शाकनाशी। देखो इस प्रकार के शाकनाशी, इस प्रकार के शाकनाशी इस प्रकार के शाकनाशी रसायन, इस प्रकार के शाकनाशी रसायन किसी जाति विशेष के पौधे, शाकनाशी रसायन पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार के शाकनाशी रसायन पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो इसके संपर्क में, जो इसके संपर्क में, जो भाग इसके संपर्क में, जो भाग इसके संपर्क में आ जाता है, जो भाग इसके संपर्क में आ जाता है। यानी इस प्रकार के शाकनाशी जो रसायन होते हैं पौधे के उसी भाग में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो भाग इसके संपर्क में आ जाएगा वो भाग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, ठीक है, संपर्क शाकनाशी। अब पढ़ेंगे स्थानांतरित शाकनाशी। यानी वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भी भाग में छिड़काव कर दो और वो पूरे भाग पर अपना प्रभाव फैला देता है, वे शाकनाशी रसायन क्या कहलाते हैं, स्थानांतरित शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। यानी प्लांट के कोई भी भाग उस दवा के संपर्क में आ जाए तो उस दवा का जो प्रभाव होता है वो पूरे प्लांट पर फैल जाता है। वे रसायन क्या कहलाते हैं,
स्थानांतरित शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। लिखो बेटा, वे शाकनाशी रसायन वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भाग पर छिड़काव किया जाए, वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भी भाग पर छिड़काव किया जाए, पौधे के किसी भी भाग पर छिड़काव किया जाए तो प्रत्येक अंग पर फैलकर अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे 2,4-D, ग्लाइफोसेट, आइसोप्रोटोयूरोन, ये सारे क्या है? स्थानांतरित शाकनाशी है जो पौधे के एक भाग पे स्प्रे करो, पूरे भाग पे अपना प्रभाव छोड़ देता है और पूरे पौधे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। स्थानांतरित शाकनाशी कहलाता है। अब पढ़ेंगे मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा उन्मूलक शाकनाशी। चौथा मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा उन्मूलक शाकनाशी। मृदा जीवाणुनाशक एवं मृदा उन्मूलक शाकनाशी। अब मृदा जीवाणुनाशक क्या होता है? यानी वे रसायन होते हैं जो वनस्पति को तो नष्ट करते ही हैं, यानी खरपतवारों को तो नष्ट करते ही हैं, लेकिन मृदा के अंदर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। वे रसायन क्या कहलाते हैं? मृदा जीवाणुनाशक कहलाते हैं। पहला डाल लो, मृदा जीवाणुनाशक, यानी इसके अंतर्गत वे सभी रसायन आते हैं जो वनस्पति के साथ साथ, इसके साथ साथ वनस्पति के साथ साथ मृदा के अंदर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो वे रसायन क्या कहलाते हैं? मृदा जीवाणुनाशी शाकनाशी रसायन। क्या कहलाते हैं? मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी रसायन। लिख लो, वे रसायन जो वनस्पति के साथ साथ मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। इनका प्रभाव मृदा में 4 से 24 सप्ताह तक, 24 माह तक, 4 से 24 सप्ताह तक, 4 से
4 से 24 माह तक इनका प्रभाव बना रहता है, जैसे सीमाजील और एक्टर। अब पढ़ेंगे मृदा धूमक शाकनाशी। मृदा धूमक शाकनाशी क्या होते हैं? यानी वे शाकनाशी रसायन होते हैं जिनका प्रयोग करने पर ये अपना प्रभाव गैस के रूप में और धुआं के रूप में छोड़ के इसको नष्ट करते हैं, वनस्पति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो वे रसायन क्या कहलाते हैं? धूमक शाकनाशी रसायन। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, मिथाइल ब्रोमाइड। कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। यानी ये जो शाकनाशी होते हैं वो किसके रूप में? या तो गैस के रूप में यानी फिर वाष्प के रूप में मृदा के अंदर फैल जाएंगे और मृदा के अंदर फैलने के बाद वनस्पति को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। देख लो, मृदा धूमक शाकनाशी। मृदा धूमक शाकनाशी, मृदा धूमक शाकनाशी। देखो बेटा इसके बारे में, इन शाकनाशियों गैस या वाष्प के रूप में वे शाकनाशियां जो गैस व वाष्प के रूप में, इसके रूप में गैस व वाष्प के रूप में, इसके रूप में गैस व वाष्प के रूप में मृदा में फैलकर, इसमें मृदा में फैलकर खरपतवारों को या वनस्पति को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। मृदा धूमक शाकनाशी कहलाते हैं। मृदा धूमक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड। यानी ये वनस्पति में इसे कैसे नष्ट करते हैं? गैस या वाष्प के रूप में क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जिससे आपको उदाहरण बताया मिथाइल ब्रोमाइड। अब पढ़ेंगे, ये हो गया रासायनिक नियंत्रण, शाकनाशी रसायन पढ़ लिया, किस किस के रूप में अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं वो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने का समय। शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने का समय। हेडिंग डालो, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने का समय। प्रयोग करने का समय यानी इन रसायनों का कब प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते। सबसे पहले अपन फसल से बुआई से पूर्व भी कर देते हैं, फसल की बुआई के बाद भी कर देते हैं, और क्या नाम से अंकुरण के बाद भी कर देते हैं, लेवाई का प्रयोग कर देते हैं, और रासायनिक विधि से खरपतवार। ये 3-4 प्रकार से क्या कर देते हैं? अपन इनका प्रयोग कर देते हैं। पहला प्रयोग देख लो आप, फसल की बुआई से पूर्व, यानी ये समय, एक समय तो ये फसल की बुआई से
यानी इनमें जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है वो फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है। लिखो, फसल की बुआई एवं रोपाई से पूर्व। फसल की बुआई एवं रोपाई से पूर्व, यानी यदि अपन पौधे लगाएंगे तो रोपाई हो गई और बीजों की बुआई करेंगे तो फसल की बुआई हो गई। यानी फसल की बुआई या रोपाई से पूर्व शाकनाशी रसायनों का प्रयोग, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि के द्वारा किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? खेत की भली भांति जुताई करके, खेत की भली भांति जुताई करके, खेत की भली भांति जुताई करके मृदा को उर्वरा बना दिया जाता है। जुताई करके मृदा को उर्वरा बना दिया जाता है। उसके बाद यानी मृदा के अच्छे प्रकार से क्या कर लेंगे? जुताई वगैरह कर लेंगे और जुताई करने के बाद उसको उर्वरा बना दिया जाता है। उसके बाद उसमें रसायनों का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद उसमें रसायनों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जैसे दलहनी एवं तिलहनी फसलों में, जैसे दलहनी एवं तिलहनी फसलों में, जैसे दलहनी व तिलहनी, यानी कहने का मतलब दाल वाली और तेल वाली जो फसलें होती हैं उनमें दलहनी व तिलहनी फसलों में फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है। दलहनी व तिलहनी फसलों में फ्लोक्लोरिन 1 kg मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव कर देते हैं। समान रूप से छिड़काव कर देते हैं। यानी 1 kg क्लोरीन को 800 या 1000 लीटर पानी में घोल के और उनका प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर समान प्रति हेक्टेयर की दर से, ये प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में 800 से 1000 लीटर पानी लगता है और 1 बीघे में कितना लगेगा? 200 लीटर मान लो, 200 से 250 लीटर पानी मान लो। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा प्रकार फसल की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। दूसरा प्रकार जो यानी फसल की बुआई कर देंगे लेकिन अंकुरण से पहले अपन उस शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर देंगे ताकि उसके अंदर क्या नहीं होंगे? खरपतवार नहीं होंगे। लिखो दूसरा पॉइंट,
फसल की बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले। लेकिन अंकुरण से पहले, बुआई से बाद लेकिन अंकुरण से पहले, बुआई के बाद अंकुरण से पहले। अब लिखो इसके बारे में। इस विधि में फसल की बुआई के तुरंत बाद, इस विधि में फसल की बुआई के, फसल की बुआई के तुरंत बाद, यानी जैसे फसल की बुआई करेंगे उसके तुरंत बाद, अंकुरण से पहले, तुरंत बाद एवं अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले शाकनाशी रसायनों का, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। यानी इसमें बीजों का अंकुरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे बुआई करेंगे बुआई के तुरंत बाद हम शाकनाशी रसायनों का क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। जैसे ज्वार, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का में एट्राजिन का प्रयोग, इसका प्रयोग एट्राजिन का प्रयोग। अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अंकुरण के बाद प्रयोग। तीसरा पढ़ लो, अंकुरण के बाद प्रयोग। यानी कुछ रसायन ऐसे होते हैं कि जैसे फसल का अंकुरण हो जाता है उसके 20 से 25 दिन बाद उन रसायनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं के अंदर अपन जो बथुआ वगैरह उग जाता है उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। और 2,4-D का हमेशा 30 से 35 दिन के बाद में अपन इसका प्रयोग करते हैं। देख लो, वे शाकनाशी रसायन, वे शाकनाशी रसायन, वे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग फसल एवं खरपतवारों के उगने के पश्चात, फसल एवं खरपतवारों के, फसल एवं खरपतवारों के उगने के पश्चात, उगने के पश्चात किया जाता है। जैसे, जैसे गेहूं के खेत में, जैसे गेहूं के खेत में 2,4-D का प्रयोग, जैसे गेहूं के खेत में 2,4-D का प्रयोग यानी आइसोप्रोटोयूरोन का प्रयोग। अब चौथा पढ़ेंगे लेबाई प्रयोग। कौन सा पढ़ेंगे, लेबाई प्रयोग। लेबाई क्या होता है, यानी लेबाई का मतलब ये होता है जब अपन अंतिम निराई गुड़ाई करते हैं और अंतिम निराई गुड़ाई के बाद खरपतवार ना उगे उस समय जो अपन रसायनों का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग क्या कहलाता है, लेबाई प्रयोग कहलाता है। यानी चौथा पढ़ लिख लो, लेबाई प्रयोग। लेबाई प्रयोग लिखो बेटा इसमें। इस विधि का प्रयोग खड़ी फसल में, इस विधि का प्रयोग खड़ी फसल में, इस विधि का प्रयोग खड़ी फसल में
अंतिम निराई गुड़ाई के साथ किया जाता है। कभी कभार डेफिनेशन भी आ जाती है, लेबाई किसे कहते हैं, लेबाई किसे कहेंगे, यानी जब फसल की अंतिम निराई गुड़ाई करेंगे उस समय जो अपन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, लेबाई प्रयोग कहलाता है। जैसे गेहूं की फसल में 2,4-D, जैसे गेहूं की फसल में 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोप्रोक्सी एसिटेट एसिड। अब पढ़ेंगे रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ, यानी ये तो 4 प्रयोग पढ़ लिए। इन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कौन कौन से समय किया जाता है, 4 तरीके से किया जाता है। पहला मैंने पढ़ा दिया फसल की बुआई से पूर्व, दूसरा पढ़ा दिया फसल की बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, और तीसरा पढ़ा दिया अंकुरण के बाद, और चौथा पढ़ा दिया लेबाई प्रयोग। या इन 4 तरीकों के माध्यम से अपन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे अगली हेडिंग डाल दो, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ, यानी क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। रसायनों का प्रयोग करेंगे उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ लिखेंगे, जिन क्षेत्रों में वर्षा लगातार होती है, यानी जिन क्षेत्रों में लगातार वर्षा प्राप्त हो रही है और उन क्षेत्रों में निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पहला लाभ लिखो, जिन क्षेत्रों में वर्षा लगातार होती है, पहला लाभ लिखो, जिन क्षेत्रों में वर्षा लगातार होती है और निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, यानी जहां पे लगातार बारिश होती है वहां पे निराई गुड़ाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यानी संभव नहीं होता है उन क्षेत्रों में। इसलिए रसायनों के द्वारा यानी निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शाकनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों के ऐसी स्थिति में रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। खरपतवारों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ये हो गया पहला लाभ, यानी जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश होती है वहां पे निराई गुड़ाई करना संभव नहीं होता है, उस स्थिति में रसायनों के द्वारा खरपतवारों का क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या उनका नियंत्रण किया जाता है। दूसरा होगा, दूसरा लाभ ये होगा कि जो भौतिक एवं यांत्रिक विधि से जो क्या नाम से प्लांट 3 से 4 पत्ती का हो जाएगा तब जाके अपन क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन रसायनों के द्वारा अपन जैसे कि फसल के उनको उगने से पूर्व क्या कर सकते हैं,
हैं, नष्ट कर सकते हैं। जो भौतिक एवं यांत्रिक विधि से, भौतिक एवं यांत्रिक विधि से, कौन सी विधि से? भौतिक एवं यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण तभी संभव होता है, खरपतवार नियंत्रण तभी संभव होता है जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हो जाए। जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हो जाए। तीसरा लाभ पढ़ेंगे, फसलों में पाए जाने वाले नकलची खरपतवार, फसलों में पाए जाने वाले नकलची खरपतवार, यानी फसलों में पाए जाने वाले नकलची खरपतवार, जैसे गेहूं में गेहूंसा, जैसे गेहूं में गेहूंसा तथा धान में सावा, तथा धान में सावा, यानी गेहूं में तो गेहूंसा और धान के अंदर जो सावा, खरपतवार को भौतिक एवं यांत्रिक विधि से, खरपतवार को भौतिक एवं यांत्रिक विधि से निकाल पाना संभव नहीं होता है। विधि से निकाल पाना, भौतिक एवं यांत्रिक विधि से निकाल पाना संभव नहीं होता है। निकाल पाना भौतिक एवं यांत्रिक विधि से निकाल पाना संभव नहीं होता है और रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये पढ़ लिया पढ़ने 3 लाभ। तीसरा लाभ ये था कि नकलची खरपतवार होते हैं, यानी जैसा खरपतवार होता है वैसे ही फसल का पौधा होता है और उन्हें वैसे निकाल पाना संभव नहीं होता है। कौन सी विधि से? भौतिक एवं यांत्रिक विधि से। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि अपन जैसे गेहूं में गेहूंसा है और धान में सावा है, इनके कंट्रोल के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? रसायनों का प्रयोग कर देते हैं। अब चौथा लाभ पढ़ेंगे बहुवर्षीय एवं काष्ठीय खरपतवारों को, यानी जो 1 से अधिक वर्ष वाले होते हैं, बहुवर्षीय एवं काष्ठीय, यानी जो कठोर खरपतवार होते हैं, बहुवर्षीय एवं काष्ठीय खरपतवारों को, बहुवर्षीय एवं काष्ठीय खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आसानी से खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, यानी रसायनों का प्रयोग करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भौतिक यांत्रिक विधि अपनाएंगे तो क्या नाम से कितनी गहराई से खो देंगे, तब भी वो क्या रह जाते हैं? अवशेष रह जाते हैं और वो वापिस से पनप जाते हैं। लेकिन रसायनों का प्रयोग करने से वो क्या हो जाते हैं? पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। पांचवा देखो, श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है।
श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखो, असमतल खेतों में रासायनिक विधि से असमतल खेतों में रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। सातवां पॉइंट पढ़ेंगे, ये सातवां लाभ पढ़ेंगे। जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव की समस्या होती है, जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव की समस्या रहती है, वहां पर जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव की समस्या रहती है, वहां पे रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। ये हो गए रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियों की सीमाएं, जो कल के वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे, शुष्क खेती वाला, यानी ड्राई फार्मिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आज अपन ने पढ़ लिया शाकनाशी रसायन क्या होते हैं, क्या उनका वर्गीकरण होता है, 4-5 प्रकार पढ़ लिए। शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने का समय क्या होता है, 4 प्रकार पढ़ लिए।